हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक रीजनरेशन। अब ये टॉपिक भी आप पढ़ते हो, आपके सिलेबस में मेंशन्ड है रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं इन CSIR नेट। कहाँ से देखे गए हैं? मेजरली इसके टाइप्स के ऊपर आए। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ न्यू क्वेश्चंस भी करेंगे और जो ऑलरेडी आ रखे हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगने वाला है कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। राइट, सो let's start the session. Just give me a moment. Okay. So अब देखो, इसको टॉपिक को करने से पहले एक छोटी सी आउटलाइन हम ले लेते हैं कि रीजनरेशन बेसिकली है क्या। क्योंकि टाइप्स को अगर आप स्टडी कर लोगे तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये टाइप्स हैं, एंड फर्दर इसी में से आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो बनने वाले हैं। ठीक है, सो ये 4 टाइप्स आपके रीजनरेशन के रहते हैं। दैट इज, फर्स्ट इज स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। अगर आप टॉपिक पढ़ के आए हैं, रिवाइज करके आए हैं, देन इट वुड बी इजी फॉर यू कि क्या चीजें चल रही हैं। अदरवाइज अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तब भी आप ये आउटलाइन ले लोगे ना, इससे ही आपकी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, अब देखो इसमें बोला क्या जा रहा है, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। पहले तो हम बात करते हैं रीजनरेशन है क्या। ठीक है, तो अब ये वर्ड है दैट इज री प्लस जनरेशन, ये हम बोल सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से कि किसी चीज की दोबारा से जनरेशन हो रही है। ठीक है, सपोज करो कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या हो गया, उसमें उसको कट कर दिया गया पार्ट्स में, वो 2 पार्ट्स में कट हो गया, एंड उसने क्या करा, उसके बाद अगर वो 2 पार्ट्स बना लेता है तो दोनों पार्ट्स ने खुद को रीजनरेट करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दिया। दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। राइट, एक अगर मैं आपको बहुत ही कॉमन एग्जांपल दूं जो कि आप सबने देखा भी होगा, आप सबने लिजर्ड देखी होगी। ठीक है, लिजर्ड में आपने कभी अगर ऑब्जर्व किया होगा बहुत ध्यान से, तो लिजर्ड की टेल नॉर्मली, उसकी टेल जो है उसके बॉडी कलर के साथ मैच करती है। लेकिन कभी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि लिजर्ड की टेल, मे बी आपने देखी होगी या नहीं देखी होगी, दैट लिजर्ड की टेल ऐसे ब्लैक से कलर की आपको नजर आती है। सो वो ब्लैक से कलर की कैसे नजर आती है? अब देखो वहां पे फिनोमिना मेजरली कौन सा होता है, दैट एक लिजर्ड है। सपोज करो कि कोई प्रीडेटर उसको पकड़ने के लिए आया, जैसे ही प्रीडेटर पकड़ने के लिए आया उसने अपनी टेल को यहां से अलग कर दिया अपनी बॉडी से। क्यों? क्योंकि वो रीजनरेट कर सकती है, उसके पास वो प्रॉपर्टी है टू रीजनरेट दैट टेल अगेन। राइट, सो लिजर्ड में भी रीजनरेशन की प्रॉपर्टी देखी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली रीजनरेशन, एंड ये 4 टाइप्स की मेजरली देखी जाती है, जिसमें स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन मींस इसमें हेल्प कौन करने वाले हैं, स्टेम सेल्स जो हैं वो हेल्प करने वाले हैं रीजनरेशन में। मेजरली किसमें देखी जाती है? मेजरली देखी जाती है प्लेनेरिया में, जो आपके फ्लैट वॉर्म्स होते हैं उनमें ये कॉमनली आपकी टाइप ऑफ रीजनरेशन जो है वो देखी जाती है। नाउ नेक्स्ट इज एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है कि जैसे हमने स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, स्टेम सेल में हम क्या देखते हैं कि पहले आपके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टेम सेल्स में, क्या स्टेम सेल्स से कौन से सेल्स होते हैं? दे आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। राइट, अनडिफरेंशिएटेड मींस उनके पास प्रॉपर्टी होती है डिवीजन की, वो डिवाइड करके डिफरेंशिएशन की ओर चले जा सकते हैं, मींस कोई फंक्शन गेन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स फिर फंक्शन गेन करके कैसे बन जाते हैं? वो बन जाते हैं डिफरेंशिएटेड। ये तो सबने पढ़ा ही होगा। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज है। सो वो बन जाते हैं डिफरेंशिएटेड। नाउ यहाँ पे क्या होता है, अब एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है, यहां से जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है ना, उनमें क्या होती है, उनमें डी डिफरेंशिएशन होती है। डी डिफरेंशिएशन मींस, डी डिफरेंशिएशन आप क्या बोल सकते हो, दैट इज अ फिनोमिना, मतलब वो अपनी जो डिफरेंशिएशन वाली क्वालिटी उनके पास होती है उसको लूज कर देते हैं। जो उन्होंने फंक्शन गेन करके वो प्रॉपर्टी अटेन की होती है उसको लूज करके वो फिर से क्या बन जाते हैं, फिर से वो अनडिफरेंशिएटेड सेल मास बन जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। नाउ डी डिफरेंशिएशन हो गई, क्या फॉर्म कर लिया? अनडिफरेंशिएटेड मास फॉर्म कर लिया।
अब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स फिर से क्या होंगे, फिर से डिफरेंशिएट होंगे, लेकिन अब यहाँ पे दोबारा से डिफरेंशिएशन हो रही है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे रीडिफरेंशिएशन वर्ड जो है वो हम मेंशन करते हैं, ठीक है। सो दैट इज एपीमॉर्फोसिस, एंड ये किसमें देखी जाती है, एम्फीबियंस में। जैसे अगर मैं बात करूं न्यूट जो कि सेलेमेंडर का लार्वा होता है, वहां पे ये बेसिकली आपको देखने को मिलती है। नाउ मॉर्फोलेक्सिस की हम बात करें, मॉर्फोलेक्सिस में क्या होता है, ये कॉमनली आपके हाइड्रा में देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो भी आपका टिश्यू एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ भी ऐसे डी डिफरेंशिएशन नहीं होती, इसमें ट्रांस डिफरेंशिएशन होती है। नाउ व्हाट इज ट्रांस डिफरेंशिएशन, जो भी आपके एग्जिस्टिंग टिश्यू है उसी में रीपैटर्निंग होती है, ठीक है, रीपैटर्न किया जाता है। सो दैट इज बेसिकली द मॉर्फोलेक्सिस। लास्ट इज कंपेंसेटरी। कंपेंसेटरी में क्या होता है, जो भी आपके डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, इसमें भी कुछ भी अनडिफरेंशिएशन नहीं देखी जाएगी। जो भी डिफरेंशिएटेड सेल्स है वो क्या करेंगे, वो फर्दर कंपेंसेट करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं लिवर की, तो लिवर, अगर मैं एडल्ट्स में लिवर की बात करूं तो लिवर में भी कंपेंसेशन देखी जाती है। अगर लिवर का थोड़ा सा पार्ट जो है यहां से रिमूव कर दिया जाए तो वो क्या करते हैं, सेल उसको कंपेंसेट कर सकते हैं, लिवर सेल्स ऑफ एडल्ट्स, अगर मैं ह्यूमंस में भी बात करूं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली कंपेंसेशन। इन्हीं 4 टाइप्स पे हम अब क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो एक आइडिया आपको यहां से लगने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दैट इज व्हाट स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन कंपेयरिंग मॉर्फोलेक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस। अब यहाँ पे हमने दोनों देखे, मॉर्फोलेक्सिस भी देखा, एपीमॉर्फोसिस भी देखा। उसी से रिगार्डिंग आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, यू हैव टू पिक द राइट वन, कौन सी किसको जस्टिफाई कर रही है, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मॉर्फोलेक्सिस a new boundary is established at the cut and positional values are changed, ठीक है। Second is in epimorphosis, regeneration occurs by repatterning of existing tissue. C is regeneration of amphibian limbs involve epimorphosis, and D is in planarians only morpholepsis is involved in regeneration. Now अभी हमने देखा, उसी से ये सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। अभी हमने क्या देखा, एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है, बेसिकली एपीमॉर्फोसिस में अनडिफरेंशिएटेड मास बनता है, मतलब डी डिफरेंशिएशन होती है, देन रीडिफरेंशिएशन देखने को मिलती है, ठीक है। मींस अगर हम बोले कि कट लगा है, वहां से फिर पोजिशनल वैल्यूज चेंज होती है। सो दैट इज व्हाट ऑब्जर्व्ड इन एपीमॉर्फोसिस, नॉट इन मॉर्फोलेक्सिस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये इसका एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ यहाँ पे बोला है एपीमॉर्फोसिस में रीपैटर्निंग होती है, लेकिन रीपैटर्निंग अभी हमने देखा किस में होती है, वो होती है मॉर्फोलेक्सिस में, मतलब एक्सचेंज स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई ये भी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सी की बात करें, सी इज रीजनरेशन ऑफ एम्फीबियन लिम्स, मींस अगर मैं यहाँ पे न्यूट की बात करती हूँ, जो सेलेमेंडर का लार्वा है, वहां पे एपीमॉर्फोसिस देखी जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। हमने एग्जांपल देखा, एग्जांपल में एम्फीबियंस में एपीमॉर्फोसिस आपकी देखने को मिलती है। नाउ लास्ट इज इन प्लेनेरियंस ओनली मॉर्फोलेक्सिस इज इन्वॉल्व्ड इन रीजनरेशन, लेकिन प्लेनेरियंस में हमने क्या देखा, स्टेम सेल मीडिएटेड, ठीक है, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन भी हमें देखने को मिली। सो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे पूछी है करेक्ट स्टेटमेंट्स, ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर, ठीक है। ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दैट इज नेक्स्ट, ये आपके सामने कुछ इसी की रिगार्डिंग जो है वो एक्सप्लेनेशन रखी है कि मॉर्फोलेक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस के रिगार्डिंग कैसे कैसे कहां पे देखने को मिलती है। सो यू कैन ऑल्सो रीड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, regeneration in hydra is similar to regeneration in vertebrates or it is fundamentally different in some way. उसके रिगार्डिंग क्या है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रखी गई हैं, आपको राइट स्टेटमेंट पिक करनी है कि कौन सी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ ए स्टेटमेंट इज रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स थ्रू रीइनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन इन एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, followed by repatterning of those cells very much like regeneration in vertebrates। कि vertebrates और अगर मैं बात करूं हाइड्रा में, तो क्या दोनों में जो है आपकी सेम टाइप ऑफ रीजनरेशन देखी जाती है, लेकिन हमने बात करी वर्टिब्रेट्स में, आप न्यूट का एग्जांपल ले लो, उसमें कौन सी थी, दैट इज एपीमॉर्फोसिस,
ठीक है, उसमें आपको एपीमॉर्फोसिस देखने को मिली। एंड अगर मैं हाइड्रा की बात करती हूं उसमें कौन सी थी, दैट इज मॉर्फोलेक्सिस। ठीक है, ये थी आपकी। ठीक है, यहां पे रीपैटर्निंग हो रही थी, यहां पे डी डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिल रही थी। ठीक है, सो दैट इज नॉट वेरी मच लाइक, सो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, सेम नहीं होती। बी इज रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स थ्रू री इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन इन एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, followed by repatterning of those cells which is totally different from regeneration in vertebrates। क्या बिल्कुल ही डिफरेंट है? यहां पे भी रीजनरेशन तो हो रही है, बिल्कुल भी डिफरेंट आप नहीं बोल सकते। एंड जब भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आए कि जहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग से स्टेटमेंट्स लग रही हैं कि कौन सी ठीक होगी, तो आप एक स्टेटमेंट पढ़ के श्योर नहीं हो सकते। यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेटमेंट एंड देन यू हैव टू पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रही है वो आपने पिक करनी है, राइट? चलिए, सो सी स्टेटमेंट बोलती है दैट इज रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स थ्रू रीइनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन इन एग्जिस्टिंग सेल्स followed by repatterning of those cells, whereas regeneration in vertebrates occur through process of repatterning of existing cells। ये तो सारी स्टेटमेंट्स इन्होंने उल्टी बोल दी है, सेम ही चीज जो है वो दो बार बोल दी है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। डी इज रीजनरेशन इन हाइड्रा occurs through repatterning of existing cells by morpholepsis। अब देखो यहाँ पे भी सब में बोला था कि रीपैटर्निंग हो रही थी एग्जिस्टिंग सेल्स की, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रही थी कि कहां से, बिल्कुल जहां से आपको देख के ऐसा पता लगे कि दैट इज करेक्ट। तो ये हमें लग रहा है कि हाँ जी रीपैटर्निंग होती है एंड प्रोसेस कौन सी है रीजनरेशन की, दैट इज मॉर्फोलेक्सिस। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तक आप यहां तक पहुंच गए। आगे देखते हैं, अनलाइक, ठीक है, रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट्स व्हिच अकर थ्रू एपीमॉर्फोसिस। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि हाइड्रा में कौन सी है एंड वर्टिब्रेट्स में कौन सी है। सो दैट इज आवर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। और हम जब भी सेलेक्ट करेंगे कोई भी ऑप्शन तो हम जाएंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाती है, ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन डी जो है वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। उसी के रिगार्डिंग कुछ आपके पास एक्सप्लेनेशन रखी है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है दैट इज व्हाट इज स्पेशली एक्साइटिंग अबाउट रिसर्च इनटू रीजनरेशन इन ज़ेब्राफिश। नाउ ज़ेब्राफिश में क्या किया गया, कुछ रिसेंट न्यूज आई थी स्टडीज के अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो वो कौन से ऐसे ऑर्गन्स थे ज़ेब्राफिश में जिनमें रीजनरेशन जो थी वो देखी गई थी, उसी के बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन आए। नाउ अब आप एक चीज भी देख सकते हो, जो भी रिसेंट डिस्कवरीज होती हैं या फिर रिसेंट चेंजेस आते हैं या जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिसेंट डिस्कवरीज पे हैं, उनसे क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं, जो कि देखे भी गए हैं कि आए हैं रिसेंट एग्जाम्स में। 1-2 ईयर के एग्जाम्स देखोगे आप तो वहां पे क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है रिगार्डिंग द रीजनरेशन इन ज़ेब्राफिश। So A statement है that is amputation of a fin leads to regeneration of a limb, implying an evolutionary homology between the two structures. B is removal of eye results in regeneration of eye, and since zebrafish and humans have very similar eyes, this research may lead to new therapies for eye damage in humans. C is limited regeneration of heart muscle can occur in zebrafish, and ability to study zebrafish genetically will enhance our ability to understand the genetic basis of regeneration. Or fourth, regeneration of heart muscle does not occur in either humans or zebrafish, but experiments can be done on zebrafish that cannot be done on humans, opening up a model system in which to study heart regeneration for use in humans। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, चारों में अलग अलग सी आपके पास जो है वो थ्योरीज दी गई है। फर्स्ट में क्या बोला है कि अगर फिन, जो फिश का फिन है उसकी एम्पुटेशन हो जाए, वो लॉस्ट हो जाए, तो उसकी रीजनरेशन हो जाती है ऑफ अ लिम्ब, वहां से रीजनरेशन दैट लीड्स टू रीजनरेशन ऑफ अ लिम्ब। लेकिन ऐसा तो हमने ज़ेब्रा फिश में कोई भी रिसर्च में नहीं देखा कि कोई ऐसी न्यूज आई है। दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट बोला गया है अगर आई रिमूव करोगे तो रीजनरेशन आई की हो रही है, एंड अगर ह्यूमंस और ज़ेब्राफिश में सिमिलैरिटीज देखी गई हैं, तो अगर
वहां पे आई की रीजनरेशन हो रही है, सेम कॉन्सेप्ट को हम कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ह्यूमंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ज़ेब्रा फिश में रीजनरेशन किस में देखी गई है, हार्ट मसल्स में देखी गई है, ठीक है। देखा गया है रिसर्च में रिसेंटली कि हार्ट मसल्स ज़ेब्रा फिश में रीजनरेट हो जाते हैं, अलोंग विद दैट लीवर में भी देखी गई है, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट आपकी यही बोलती है कि लिमिटेड रीजनरेशन हो सकती है ज़ेब्रा फिश में हार्ट मसल्स की, दैट इज ट्रू। एंड एबिलिटी टू स्टडी ज़ेब्रा फिश जेनेटिकली, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें रीजनरेशन को समझने में हेल्प मिलेगी, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट हियर। नेक्स्ट डी इज रीजनरेशन ऑफ हार्ट मसल डज नॉट अकर, लेकिन यहाँ पे तो होती है ज़ेब्रा फिश में, ठीक है। तो दैट इज इनकरेक्ट। सो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, दैट वुड बी स्टेटमेंट सी, ठीक है, स्टेटमेंट सी। सो ज़ेब्रा फिश में रिसेंटली प्रूफ है कि क्या क्या रीजनरेशन कहां देखी गई है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखी गई है, अलोंग विद दैट रेटिना में देखी गई है, हार्ट में, लिवर में, ठीक है। एंड फिन रीजनरेशन जो है वो भी देखी गई है, लेकिन जो आपके पास स्टेटमेंट मेंशन थी दे वर इनकरेक्ट, ठीक है। एक पार्ट आप बोल सकते हो, जैसे हमने बोला कि अगर फिन लॉस्ट हो जाए तो वहां पे बोला कि लिम्ब में रीजनरेशन हो जाएगी, नो। एक में था कि आई जो है वो हो जाएगी, एंड ह्यूमंस में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखना है कि कौन सी हमारी मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो हमारी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दैट इन केस ऑफ मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन, अब हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन की, उसमें क्या होता है। अब देखो हमने बिगिनिंग में ही देखा, यहाँ पे रीपैटर्निंग हो रही थी एग्जिस्टिंग टिश्यूज की, है ना। तो डेफिनेशन पे क्वेश्चन है, अब ऑप्शन देखते हैं। देयर इज रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू विद लिटिल ग्रोथ, ठीक लग रहा है ना, ऐसा तो हमने पढ़ा डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखें that there is repatterning of existing tissue after the stem cell division has taken place, नहीं, यहां तक ठीक था, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। C is थर्ड स्टेटमेंट है, there is cell division of differentiated cells which maintain their differentiated state to finally form a complete organism, नहीं, यहाँ पे अनडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन जो है, सॉरी रीपैटर्निंग जो है वो जो भी एग्जिस्टिंग टिश्यू है वो देखी जाती है, कुछ भी ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। देयर इज डी डिफरेंशिएशन, ये तो एपिमॉर्फोसिस में, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे आ जाती है, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट ए। नाउ ये आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मेंशन्ड है, आप ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a type of regeneration in which the differentiated cells divide maintaining their differentiated function without de-differentiation and production of undifferentiated mass is known as। अब देखो हमने बात करी 2-3 की, है ना, उसके बाद आपकी कंपेंसेटरी वाला जो है उसकी हमने बात करी थी, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम बोलते हैं कुछ भी ऐसा जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वही क्या करते हैं, वही फंक्शन जो है फिर से गेन करते हैं, मतलब उन्हीं में फर्दर जो होता है कंपेंसेशन बेसिकली करते हैं, रीजनरेशन करते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन या फिर अनडिफरेंशिएशन नहीं देखी जाती, ठीक है। तो वही पूछा है कि कौन सी रीजनरेशन है जहां पे जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है वही डिवाइड करते हैं एंड वो मेंटेन करते हैं उनके डिफरेंशिएटेड फंक्शन को, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखते हैं विदाउट, यहाँ पे देखो, विदाउट डी डिफरेंशिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंपेंसेटरी रीजनरेशन। ये हमने देखा था, कंपेंसेशन वाले को हम बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। नाउ ये आपके पास एक्सप्लेनेशन है, यू कैन ऑल्सो रीड दैट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ रेटिनोइक एसिड ट्रीटमेंट ऑन द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टिमा सेल्स प्रेजेंट ऑन एम्प्यूटेटेड न्यूट लिम्ब। अब देखो, एक तो हमने बोला कि टाइप से आएंगे, एक तो टाइप से आपने देख लिया क्वेश्चन, सेकंड कहां से आएंगे, सेकंड जो भी फैक्टर्स आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जीन्स जो भी इन्वॉल्व है इस सारी के सारी सिग्नलिंग में, क्योंकि देखो रीजनरेशन कैसे होगी,
खुद से तो चमत्कार होगा नहीं कि हाँ कट गया और खुद से ही जो है फिर से फॉर्मेशन हो गई, नो, वहां पे अगेन सिग्नलिंग चलती है। एज यू नो, सिग्नलिंग ही आपकी बॉडी में चल रही है, किसी की जो भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी बॉडी में सिग्नलिंग चलती है। दो सेल्स आपस में क्या करते हैं, सिग्नलिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। सो सिग्नलिंग इज द बेसिस। तो सिग्नलिंग यहां भी होने वाली है, रीजनरेशन हो रही है, कैसे हो रही है, सिग्नलिंग यहाँ पे भी देखने को मिलने वाली है। तो उसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है वहां से भी आपके क्वेश्चंस यहां से उठ के आए हैं। सो हियर यू कैन सी, अगर मैं बात करूं रेटिनोइक एसिड, अब आपकी अगर आप पूरे के ये थ्योरी में पोर्शन पढ़ोगे तब आप देखोगे कि जो अगर न्यूड की बात करूं वहां पे, तो वहां पे कौन सी एक्सिस, एक थी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को कौन स्पेसिफाई करता है, एक फैक्टर था दैट इज सोनिक हेजहॉग, एंड एक थी आपकी प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस, दैट इज द प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस। उसको कौन स्पेसिफाई करता था, दैट इज स्पेसिफाइड बाय द रेटिनोइक एसिड। प्रॉक्सिमल डिस्टल हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारा हैंड दैट इज प्रॉक्सिमल, और जो हमारी फिंगर्स की तरफ जाती है दैट इज डिस्टल। प्रॉक्सिमल टू डिस्टल ये एक एक्सिस होती है, ठीक है, ये प्रॉक्सिमल डिस्टल है। एंटीरियर पोस्टीरियर यू कैन सी फ्रॉम हेड टू टो, दैट इज द एंटीरियर टू पोस्टीरियर। नाउ यहाँ पे बोला गया है कि रेटिनोइक एसिड ट्रीटमेंट क्या आपकी चेंजेस लेके आएगा ब्लास्टिमा सेल्स पे। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नहीं, इफेक्ट तो होगा, इफेक्ट तो होगा, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, रेटिनोइक एसिड से ट्रीट कर रहे हैं जो भी आपका, सपोज करो ये लिम्ब है, ये एक आप बोल सकते हो किसका लिम्ब है, न्यूट का लिम्ब है, एम्फीबियन लिम्ब है, ठीक है। ये यहां से कट गया, एम्पुटेट हो गया ना, कट गया, यहाँ पे एम्पुटेट मींस कट होना, ठीक है, एम्पुटेटेड मतलब कट होना, यहां से कटा हुआ जो है लिम्ब, ठीक है। अब यहाँ पे इतना सा पोर्शन है, इसको हमने बोला किससे हमने ट्रीटमेंट करवाई, रेटिनोइक एसिड से ट्रीटमेंट करवाई। नाउ रेटिनोइक एसिड के पास क्या एक प्रॉपर्टी होती है, वो स्पेसिफाई करता है आपके प्रॉक्सिमल एक्सिस को, ठीक है। रेटिनोइक एसिड मेजरली कहां पे आपका प्रॉक्सिमल फेट देने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहां पे अब देखो क्या है, नो इफेक्ट, नहीं, इफेक्ट तो होगा, क्या इफेक्ट होगा, बी इज द सेल becomes re-specified to more proximal position, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है जो रेटिनोइक एसिड है वो क्या बेसिकली प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है प्रॉक्सिमल पोजीशन, ठीक है, डिस्टल नहीं करता, इट्स करेक्ट। D is cell will lose their positional information and remains at de-differentiated, that is not true. So true statement हमारी कौन सी हो जाती है, that is statement B, ठीक है, स्टेटमेंट बी, here you can see। ये एक्सप्लेनेशन है, ये आप बात के लिए पढ़ सकते हैं कि क्या बेसिकली एक्सप्लेनेशन इसकी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीजनरेशन। रीजनरेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट इज द टाइप ऑफ रीजनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन लिवर इज कंसीडर्ड एज कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे लीवर में अगर सपोज करो थोड़ा सा पार्ट जो है वो कट हो जाए या इन एनी केसेस कट करना पड़ जाए, ठीक है, तो वो लिवर में ये प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है दैट अदर सेल्स कैन कॉम्पेंसेट फॉर दैट पार्ट, फॉर दैट लॉस्ट पार्ट, ठीक है। सो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज रीग्रोथ ऑफ हेयर शाफ्ट फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स एक्सेम्प्लीफाइज स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो हेयर शाफ्ट है कहां से रीग्रोथ हो रही है उनकी, फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स, मींस फॉलिकुलर सेल्स हेयर दे आर एक्टिंग एज अ स्टेम सेल्स, ठीक है। सो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज रीजनरेशन अकरिंग थ्रू रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू विथ लिटिल न्यू ग्रोथ इज नोन एज मॉर्फोलेक्सिस। अब वो डिफाइन कर दिया है एंड दैट डेफिनेशन इज करेक्ट फॉर मॉर्फोलेक्सिस। यहाँ पे रीपैटर्निंग होती है एग्जिस्टिंग टिश्यू की, जो कि आपका टिश्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। Next is adult structures undergoing de-differentiation forming a blastema. Blastema means undifferentiated cell mass. Then re-differentiate to form the lost structure is called epimorphosis. That statement is also correct. So आपकी चारों statement correct है। कौन सी ऑप्शन है, that ये फोर्थ ऑप्शन जिसमें चारों आपकी ऑप्शंस मेंशन है, A, B, D, C, D, चारों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है जी। सो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। Here you can see option number 4.
नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाइड्रा शोज मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन। अब मॉर्फोलेक्टिक मतलब आप बोल सकते हो रीपैटर्निंग होगी, ठीक है। अब इतना तो हमें पता है, लेकिन अब फैक्टर से जो सिग्नलिंग चल रही है कैसे होगी, उससे आपका यहां से क्वेश्चन उठ के आया, ठीक है। तो इसके साथ पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, अलॉन्ग विद दैट सिग्नलिंग भी पता होनी चाहिए, फिनोमिना कैसे चल रहा है। नाउ वहां पे बोला है इट इन्वॉल्व्स अ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। कौन सा सिग्नलिंग पाथवे चलता है यहाँ पे रीपैटर्निंग में, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। फर्स्ट इज WNT बीटा कैटेनिन पाथवे, सेकंड इज रेटिनोइक एसिड पाथवे, थर्ड इज SGF पाथवे, फोर्थ इज डेल्टा नॉच पाथवे। तो जब आप पढ़ोगे थ्योरी तो आप देखोगे कौन सा पाथवे चलता है, दैट इज बीटा कैट एंड WNT, ठीक है। ये वाला पाथवे आप देखने को मिलता है, दैट ऑप्शन 1 बीटा कैटेनिन WNT, ये पाथवे आप देखते हो इन दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, ऑप्शन 1, राइट। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, यहां भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन केस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा के ही ऊपर है। और एक चीज आप, आई थिंक हाइड्रा पे रिसेंट भी क्वेश्चन आया है, हाइड्रा के रीजनरेशन पे हर बार जो है आपको, मतलब मैक्सिमम टाइम्स हाइड्रा पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो देयर आर चांसेस, एम्फीबियंस पे भी आया है, न्यूड पे भी आया है, जो कि रेटिनोइक एसिड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो इन दोनों में मेजॉरिटी ऑफ द आपके क्वेश्चंस जो है वो देखे गए हैं, चांसेस हैं कि आगे भी देखे जा सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन नॉट स्किप दीज टू टॉपिक्स। So next is the in case of Hydra, the major head inducer of hypostome organizer is a set of WNT proteins. अब यहाँ पे क्या बोला है कि जब हम हाइड्रा में रीजनरेशन की बात करते हैं तो जो हेड को इंड्यूस करने के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज WNT, ठीक है। WNT बीटा कैट पाथवे वहां पे चलता है, ठीक है, दैट इज WNT बीटा कैट पाथवे, ये चलता है एंड दैट वाज द कैनोनिकल पाथवे। एक नॉन कैनोनिकल भी होता है, जब आप सिग्नलिंग पढ़ोगे ना यूनिट 4 में, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या ये पाथवेज है, ठीक है। तो तब आप फेमिलियर हो जाओगे इन सारे टर्म से। नाउ अगर हम बात करें कि ये WNT बीटा कैट पाथवे यहाँ पे आपका देखने को मिलता है। नाउ पूछा गया है व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ अ ट्रांसजेनिक हाइड्रा इज मेड। अब हम क्या कर रहे हैं, दैट इज वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप में आई थिंक सबको पता है, वाइल्ड टाइप मतलब जो नॉर्मल है, नॉर्मल जिसमें फंक्शनिंग हो रही है, दैट इज वाइल्ड टाइप। अब हमने क्या किया, हमने ट्रांसजेनिक हाइड्रा बनाया। ट्रांसजेनिक मींस हम उसके जीन्स को अपने अकॉर्डिंग जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सो हमने क्या करा, हमने पूरे हाइड्रा के रीजन में, नॉट ओनली इन हेड, पूरे हाइड्रा में हमने किसका एक्सप्रेशन करवा दिया, एक्सप्रेशन करवा दिया WNT इफेक्टर बीटा कैटेनिन, ठीक है। पूरे हाइड्रा में हमने ये चीज करवा दी। नाउ यहाँ पे हमने देखा ये हेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जहां से इसका हेड बनना चाहिए वहां पे WNT बीटा कैट होता है, वहां पे तो हेड बनेगा। लेकिन जहां पे इसकी बॉडी बनेगी, फुट बनेगा, वहां पे भी अब क्या देखने को मिलेगा, वहां पे भी हमें हेड ही देखने को मिलेगा। मींस यहाँ पे एक्टोपिक बर्ड्स जो हैं पूरी बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे, जहां से नए नए हाइड्रा जो हैं उनकी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं, एक्टोपिक बर्ड्स विल बी फॉर्म्ड ऑल अलोंग द बॉडी एक्सिस, करेक्ट है, एंड इवन ऑन द टॉप ऑफ न्यूली फॉर्म्ड बर्ड्स, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन फिर भी ये हमें करेक्ट है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए सारी स्टेटमेंट्स को एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टोपिक टेंटिकल्स फॉर्म एट ऑल लेवल्स। देखो टेंटिकल्स, जो इनकी ये आर्म्स होती है ना, इनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं। टेंटिकल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, तो दैट इज इनकरेक्ट। नाउ सी इज बोथ एक्टोपिक टेंटिकल्स एंड बर्ड्स वुड बी फॉर्म्ड अलोंग द बॉडी। दोनों नहीं होते, ओनली बर्ड्स फॉर्म होते हैं। देयर वुड बी नो चेंज ऑब्जर्व, नो नहीं होता है। सो यहाँ पे देखो यही हमारी मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, सो विल गो विद दिस ऑप्शन, दैट वुड बी ऑप्शन 1। ऑप्शन यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन 1, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द डोज डिपेंडेंस ऑफ रेटिनोइक एसिड ट्रीटमेंट support the notion that gradient of retinoic acid can act as a morphogen along the proximodistal axis in the
न्यूट लिम्ब। अब यहाँ पे बोला है कि रेटिनोइक एसिड जो है उसका ग्रेडियंट कैसे स्पेसिफाई कर सकता है इस एक्सिस को। एंड एज वी नो रेटिनोइक एसिड मोर क्या स्ट्रक्चर बनाता है, प्रॉक्सिमल बनाता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए है ट्रीटमेंट विद हाई लेवल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, रेटिनोइक एसिड का लेवल जो है वो हमने हाई कर दिया, ठीक है। दैट कॉज प्रॉक्सिमल ब्लास्टिमा टू बी रीस्पेसिफाइड एज डिस्टल ब्लास्टिमा। वो तो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉक्सिमल के लिए, तो वो डिस्टल कैसे बनाएगा, दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट बी है ट्रीटमेंट विद हाई लेवल्स ऑफ रेटिनोइक एसिड कॉज एनी ब्लास्टिमा टू फॉर्म डिस्टल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक तो एनी ब्लास्टिमा को नहीं वो करेगा एंड डिस्टल तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, दैट इज नॉट करेक्ट। C is treatment with high levels of retinoic acid cause any blastema to be re-specified as proximal blastema, but it will form only proximal structures. So यहाँ पे देखो किसी भी ब्लास्टिमा को ये जो है ये रीस्पेसिफाई नहीं करेगा और ये यहाँ पे बोला जा रहा है ओनली प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर्स ही बनाए जाएंगे, so that is also not true. Next is treatment with high level of retinoic acids cause distal blastema to be re-specified as proximal blastema. अब देखो हमने बोला था ये proximal fate के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो proximal तो बन ही रहा है, लेकिन जो distal है नॉर्मल में, नॉर्मल जब रेटिनोइक एसिड का लेवल है तो प्रॉक्सिमल डिस्टल दोनों बन रहे हैं, ये तो बनेगा ही, लेकिन जब हम हाई करेंगे तो डिस्टल की जगह भी आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रॉक्सिमल ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डिस्टल ब्लास्टिमा है, दे वुड बी रीस्पेसिफाइड एज प्रॉक्सिमल ब्लास्टिमा एंड रीजनरेशन ऑफ फुल लिम्ब मे बी इनिशिएटेड फ्रॉम प्रॉक्सिमल वैल्यूज, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाती है, दैट इज स्टेटमेंट डी, राइट। चलिए नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिम्ब जनरेशन इन सेलेमेंडर इज करेक्ट। अब एम्फीबियन न्यूट सेलेमेंडर के बेसिस पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, यू हैव टू पिक द राइट वन। Number one is a normal limb is regenerated after amputation irrespective of whether the cut was made below the elbow or through the humerus. Second is it occurs by compensatory regeneration and does not include formation of an apical ectodermal cap. Next is regeneration occurs through formation of blastema which essentially consists of unspecified multipotential progenitor cells, या फिर C है proliferation of blastema cells does not require nerves or factors secreted by nerves. अब देखो यहाँ पे कंपेंसेटरी, यहाँ पे मेन वर्ड्स पकड़ो पहले। कॉम्पेंसेटरी क्या आपको देखने को मिली थी इन केस ऑफ सेलेमेंडर न्यूट में, वहां पे तो हमने देखा नहीं था। कॉम्पेंसेटरी आपके एडल्ट्स में जैसे लिवर में आपकी बात की थी, ठीक है। सो दैट इज नॉट ट्रू। अगर मैं बोलूं यहाँ से होती है विच एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपोटेंशियल, मींस यहाँ पे स्टेम सेल्स की बात की जा रही है, स्टेम सेल मीडिएटेड भी नहीं देखी जाती, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। डी की बात करूं मैं फोर्थ ऑप्शन की, दैट प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्टिमा सेल्स डज नॉट रिक्वायर नर्व्स और फैक्टर्स सिक्रेटेड बाय द नर्व्स, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। नाउ यहाँ पे है नॉर्मल लिम्ब इज जनरेटेड आफ्टर एम्प्यूटेशन। हमने बात करी थी अगर सिलेमेंडर का लिम्ब जो है वो एम्प्यूटेट हो जाता है देन नॉर्मल लिम्ब वुड बी फॉर्म and the process would be epimorphosis, ठीक है। whether the cut was made below the elbow or through the humerus, that statement is true, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे हमारी करेक्ट स्टेटमेंट आपकी हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन वुड बी ऑप्शन 1, क्लियर। So that is all about the regeneration biology. इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन, मेजरली आपने क्या देखा, एक तो टाइप पे आए हैं कि रीजनरेशन के टाइप्स कौन से हैं, अलॉन्ग विद दैट जो भी उसमें आपके फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इन द सिग्नलिंग पाथवे, वहां से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि एक बार आपने गो थ्रू कर लिया तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर फ्री कंटेंट यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम पेज, ठीक है। एंड वीडियो को अगर सेशन अच्छा लगा हो डू शेयर एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।